मेरे प्यारे छात्रगण, 10वीं कक्षा की तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम सुप्रसिद्ध राष्ट्रपति तथा शिक्षावादी, साइंटिस्ट, सबका प्रेरणा स्रोत कहने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में मेरा बचपन पाठ आपके लिए है। मेरा बचपन पाठ खुद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखा हुआ एक सुंदर पाठ है। यह पाठ में आप अब्दुल कलाम जी के बचपन में उनको किसने ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित किया, उनके जीवन के मधुर क्षण के बारे में अब्दुल कलाम जी आपके सामने रखना चाहते हैं। पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि मेरा बचपन नामक पाठ अब्दुल कलाम जी जन्म, उनके घर, उनके माँ के द्वारा देने वाले खाना और रामेश्वरम तीर्थ स्थल, पिताजी की दिनचर्या और पिताजी किस तरह उनके प्रौद्योगिक जीवन में प्रभावित किया, इसके बारे में हम अध्ययन किए। आज की कक्षा में हम अब्दुल कलाम जी के जीवन में जिस तरह जैनुलाब्दीन प्रभावित किए थे, उसी तरह अहमद जलालुद्दीन का भी पात्र सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जैनुलाब्दीन उनके पिता है तो जलालुद्दीन उनके जीजा, बहन का पति, बहन जोहरा का पति। उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, किस तरह इन्होंने अब्दुल कलाम जी को एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनाने में सफल हुए, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, जब पिताजी ने लकड़ी के नौका बनाने का काम शुरू किया, उस समय में 4 साल का था। कितने उम्र का था? 6 साल का था। कितने साल का था? 4 साल का था। 6 साल के उम्र में ही लगभग 1937 से पिताजी लकड़ियों के नाव बनाते थे। लकड़ी से कट्टिಗೆಯಿಂದ ಬೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। लकड़ियों के नाव बनाते थे और नौका बनाने का काम शुरू किया। उस समय में 4 साल का था। नौका ये तीर्थयात्रियों का रामेश्वरम से धनुषकोडी सेतुकराई से कहा जाता है तक ले जाने के काम आती थी। रामेश्वरम और धनुषकोडी तक, रामेश्वरम से धनुषकोडी तक आने के लिए इसी नाव का उपयोग किया जाता है। और इसी नाव का नहीं है, ऐसे ही बहुत सारे नाव थे जो नाव रामेश्वरम से पैसेंजर को लेते थे और उसको धनुषकोडी तक लेके जाते थे। धनुषकोडी से पैसेंजर्स को लेते थे और यहाँ तक आते थे। ऐसा जो काम में जुट गए थे हम जैनुलाब्दीन, पिताजी जैनुलाब्दीन ले जाने का काम शुरू किए। एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। याद रहना है आपको, स्थानीय ठेकेदार का मतलब क्या है? ठेकेदार मतलब कॉन्ट्रैक्टर कहलाते हैं। स्थलीय कॉन्ट्रैक्टर अहमद जलालुद्दीन के साथ नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। उनके लिए, अहमद जलालुद्दीन के लिए जैनुलाब्दीन नौकाएं बनाने का काम शुरू किया और ये दोनों मिलकर नौकाएं बनाने लगे।
बाद में मैं अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई। यही मित्रता, यही जो उनके परिचय, उनके साथ काम करने से, उनके साथ घनिष्ठता बढ़ने से वह वैसे बहुत पहचान वाले बन गए और जैनुलाब्दीन को जलालुद्दीन को अपना बेटी देने के लिए कोई तकरार नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी जोहरा की शादी अहमद जलालुद्दीन से करवा दिया। अहमद जलालुद्दीन से करवा दिया। इस तरह अब्दुल कलाम के जीजा बन गए। क्या बन गया? जीजा बन गए। नौकाओं को आकार लेते हुए मैं गौर से देखता था किस तरह उन लकड़ियों की मदद से उसको एक आकार देते हैं। वह आकार जो समुद्र के मध्य से, मतलब समुद्र में जाते हुए भी डूबते नहीं हैं, वैसा जो आकार देते हुए उसको गौर से देखता था। और किस तरह आकार दे रहे हैं, बोट कैसे बनाते हैं, ये सभी वह गौर से देखता रहता था। ऐसा जो बोट को वह बनाते हुए वह देखते रहते थे। बहुत बड़ा बड़ा जो नौका है बना देते थे, ऐसा कह रहे हैं। नौकाओं के आकार को लेते हुए मैं गौर से देखता था। पिताजी का कारोबार काफी अच्छा चल रहा था। इस तरह पिताजी आगे बहुत अच्छी की जिंदगी बिता रहे थे, मतलब उनका जो व्यवहार बहुत अच्छी तरीके से चल रहे थे। एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली, समुद्र में तूफान आ गया। एक दिन यानी 1964 दिसंबर के महीने, दिसंबर 21 लगभग 21-22 उस दिन अचानक अंडमान निकोबार में हुए वायुभार के जो कहना हवा के झोंके के कारण से हवा तेज रूप से बहती गई। वह रामेश्वरम तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगाई। वह दिन रामेश्वरम के लोगों को, वह भी धनुषकोडी के लोगों को अत्यंत खराब दिन कहलाते हैं। तमिलनाडु के अत्यंत बहुत नीचे रहने वाले, समुद्र तट पर रहने वाले रामेश्वरम, धनुषकोडी आइलैंड, पामबाम ब्रिज, ये सभी इस समय कोलैप्स हो गए, बहुत बड़ा नष्ट हो गया। उसके बारे में मैं कह देता हूं किस तरह यह हुआ था। एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली, समुद्र में तूफान आ गया। तूफान में से टकराई कुछ लोग और हमारे नाव भी बह गए। उसी में पामबन पुल भी टूट गया। आपको याद रहना है, यह तो रात को लगभग 11 o'clock को हुआ था। उस समय रामेश्वरम से पामबन ब्रिज कहते हैं, जो धनुषकोडी और रामेश्वरम को जोड़ते हैं। पामबन ब्रिज में लास्ट ट्रेन चल रहे थे, पैसेंजर ट्रेन चलते हुए ब्रिज के मध्य में पहुंच गए। पहुंचने पर धनुषकोडी से एंटर होने के लिए कोई सिग्नल नहीं आया। हवा तेज से बह रहे हैं, फिर भी ड्राइवर ने हिम्मत जोड़कर उन्होंने ट्रेन को आगे बढ़ाया। जैसे आगे बढ़ते बढ़ते पूरा ट्रेन समुद्र में डूब गया, पूरा ट्रेन समुद्र में गिर गया। इस तरह ट्रेन में सवार हुए सभी यात्रीगण मर गए।
टिकट लिए हुए यात्रीगणों के बारे में ओनली काउंट किए हैं लगभग 120। बिना टिकट के कौन कौन प्रयाण कर रहे थे मालूम नहीं है। वह भी उस हादसे में मर गए। बहुत बुरी तरह से यह घटना को कहा गया और बहुत बुरा प्रभाव धनुषकोडी पर भी पड़ा। बहुत तेज रूप से हवा बहने के कारण से लगभग 140 to 250 तक जो रफ्तार से यह हवा बहने के कारण से पामबन ब्रिज भी टूट गए। पामबन ब्रिज भी सेतु कराए का वह ब्रिज भी टूट गया। आज भी वह हमें धनुषकोडी में देखने के लिए मिलते हैं टूटा हुआ ब्रिज अवशेष। वहां गए तो हमें टूटा हुआ वह अवशेष देखने के लिए मिलते हैं। देखिए समुद्र तट के वैसे जो पुल भी टूट गए, इस तरह बहुत बड़ा झटका रामेश्वरम तथा धनुषकोडी पर तो बहुत बड़ा झटका लगा। वहां तब तक इसका अनुभव ही नहीं किए थे, न रामेश्वरम के लोग न धनुषकोडी के लोग, कोई भी जो इसके महसूस भी नहीं किए थे, कल्पना भी नहीं किए थे। लेकिन अचानक हुए इस हादसे के कारण से क्या हो गया, सबको यह ख्याल आया कि समुद्र भी कभी कभी अपना भयंकर रूप प्रदर्शित करते हैं। समुद्र को जितना शांत रूप से हमने देखे थे, अब्दुल कलाम जी कहते हैं अब तक 1964 तक अब्दुल कलाम जी उसके शांत रूप ओनली देखा था, लेकिन अचानक हुए इस हादसे के कारण से वह जिंदगी भर के लिए ना बोल पाया, वैसा कह रहे हैं। तूफान में सेतु कराई के कुछ लोग और हमारे नाव भी भागे। अब्दुल कलाम जी के पिताजी के द्वारा चलाने वाले और पिताजी के निगरानी में चलाने वाले वह नाव भी चले गए। सेतु कराई का भी कुछ लोग इसमें बह गए। उसी पामबन ब्रिज भी टूट गए, पामबन ब्रिज भी वहाँ टूट गए। यात्रियों से भरे ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, पूरा ट्रेन समुद्र में खो गई। तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था, सुंदर जो खूबसूरती को ही देखा था, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है यदि समुद्र भयंकर रूप धारण किए तो कितना कठोर रूप धारण करते हैं। यह आज ही मैं देख रहा था। सिर्फ खूबसूरती को ही देखा था, उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा यानी शक्ति कहलाते हैं। अपार, अनियंत्रित, अनकंट्रोलेबल, यह तो कुछ भी नहीं है। जब सुनामी आया था ना, सुनामी तो पूर्ण जो इंडोनेशिया में देखना है, इंडोनेशिया सुमात्रा नामक जगह पर देखना है, वहाँ का कुछ वीडियो क्लिप्स देखना है, आपको यूट्यूब में मिलते हैं। ये सब भयंकर जो लहरें उठ रहे थे, एक एक लहरें नारियल पेड़ से भी ऊपर उतना बड़ा आकर धारण किए थे। एक एक लहरें, जब वह क्या हुआ था, जब सुनामी आया था, यह तो छोटा जो झटका था, फिर भी इन्होंने अब्दुल कलाम जी के जीवन में यह तो सोचा तक नहीं था। और तब तक उसको वो जो खूबसूरती, समुद्र का खूबसूरती देख रहे थे, आज वह महसूस किया कि समुद्र भी कभी कभी अपने दायरों से आगे बढ़कर प्रकोप रूप धारण कर लेते हैं, ऐसा उन्होंने देखा था। उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद भी अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए। देखिए अहमद जलालुद्दीन अंतरंग मित्र थे, याद रहना है, उसके जीजा से भी ज्यादा वह अंतरंग मित्र थे। बहुत मतलब
उनके दिल तक छुए हुए, अत्यंत प्यार करने वाले, अत्यंत निकटपन रखने में। जलालुद्दीन को भी अब्दुल कलाम अत्यंत पसंद था, अब्दुल कलाम को भी जलालुद्दीन बहुत पसंद था। इस तरह दोनों का जो फ्रेंडशिप बहुत वैसे ही रहे। जीजा से भी ज्यादा वह अपने अंतरंग मित्र थे, ऐसा कहते हैं हमारे अब्दुल कलाम जी। मुझसे करीबन 15 साल बड़े हैं, यह तो मुझसे करीब 15 साल बड़े हैं, 1-2 वर्ष का उम्र की डिफरेंस नहीं है। मुझसे 15 साल बड़े हैं, फिर भी वह मेरे मित्र है, ऐसा कहना मुझे गर्व की बात है। मुझे आजाद कहकर पुकारा करते थे। हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक साथ घुमाने जाया करते थे। हम मस्जिद वाले गले से निकलते थे, समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते थे। जलालुद्दीन प्राय आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते थे। मस्जिद वाले गली से निकलते थे, रेतीली तट पर, रामेश्वरम के रेतीली तट पर वॉक करते थे, लंबी वॉक कर आते थे। इस बीच में वह बहुत सारे आध्यात्मिक विचार, बहुत सारे जो वह जानते थे। जलालुद्दीन एक इंटेलिजेंट फेलो एंड बहुत वेल एजुकेटेड मैन, वह बहुत कुछ जानता था। जो जानता था ना, वो सभी अब्दुल कलाम जी को कहता था। जो जानकारी इनसे मिला है, उससे मैं और किसी से नहीं पाया हूं, ऐसा फ्रीली कह देते हैं और ओपनली कह देते हैं हमारा अब्दुल कलाम जी। प्रसंगवश मुझे यह भी उल्लेख कर देने चाहिए कि पूरा इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। वेरी इंपॉर्टेंट वन है, अंग्रेजी में लिखने वाले पढ़ने वाले कोई नहीं थे। कहां? रामेश्वरम में उस वक्त केवल यही आदमी थे, क्योंकि यहां तो वेल एजुकेटेड था, ठेकेदार था, कॉन्ट्रैक्टर था। कॉन्ट्रैक्टर का जो जिम्मा निभा रहा था, इसलिए बहुत पढ़े थे। जलालुद्दीन तो अंग्रेज पढ़ सकते थे, केवल अंग्रेजी पढ़ने वाले, बाकी सभी तो तमिल पढ़ सकते थे और अन्य भाषा पढ़ सकते थे, लेकिन अंग्रेजी पढ़ना नहीं आते थे और वही एक पढ़ सकते थे और लिख सकते थे। मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था। इनके इक्वल के जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसी का भी नहीं था। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी का भी नहीं था। इनसे जैसे क्वालिफिकेशन भी किसी का भी नहीं था। जलालुद्दीन के से जो के ना शिक्षा का स्तर किसी का नहीं था, ना ही किसी को उनकी बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। किसी को भी केवल रामेश्वरम के बारे में सबको मालूम था, लेकिन जलालुद्दीन एक ऐसा व्यक्ति है, वह न केवल रामेश्वरम के बारे में जानता था, इसके अलावा बहुत सारे विचार, साइंस, हिस्ट्री, वहाँ यहाँ सब कुछ, साहित्य, सबके बारे में इसको मालूम था। वन काइंड ऑफ ट्रेजर कह सकते थे, वन काइंड ऑफ लाइब्रेरी कह सकते थे। वैसा जो व्यक्तित्व जलालुद्दीन का था, जो अब्दुल कलाम जी के जीजा थे। अब्दुल कलाम जी के जीजा थे और जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिकों, वैज्ञानिक को समकालीन साहित्य, चिकित्सा विज्ञान के उपलब्धि के बारे में बताते थे। न केवल जलालुद्दीन इतना ही नहीं करते थे, वह विज्ञान के बारे में कहते थे, मॉडर्न साइंस के बारे में कहते थे, क्या क्या आविष्कार हुआ है, क्या क्या जो बदलाव हुआ है, पहले क्या था, अब क्या है, इन सभी विचारों के बारे में यह कहने के कारण से मेरी नजरों में यह तो बहुत बड़े आदमी रहे। मेरी बाल्यावस्था में जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकलकर एक नया दुनिया का बोध करवाया। जैसे ही यह घूमने के लिए जाते थे और घर में रहते थे, न केवल इतना ही नहीं पढ़ाते थे और इसके साथ साथ बहुत कुछ विचारों के बारे में कहते थे, साइंस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, साहित्यों के बारे में, समकालीन साहित्य, वैज्ञानिक खोज के बारे में, चिकित्सा के बारे में, चिकित्सा विज्ञान, क्या क्या जो मॉडर्न चिकित्सा के रूप में आए हैं,
वहाँ है, यहाँ है, एडवांस टेक्नोलॉजी क्या क्या आए हैं, ये सभी विचार अब्दुल कलाम जी से कहते थे। अब्दुल कलाम जी भी उनसे बहुत कुछ जानना चाहते थे, क्योंकि क्या है, वह ओनली व्यक्ति थे जो इतना जानते थे। इतने यह कारण से बहुत ऊंचाई पर रखे हैं। जलालुद्दीन इतने में ही काफ़ी नहीं है उसको कहना। जलालुद्दीन जब अब्दुल कलाम जी MIT में मद्रास में वह इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई करने के लिए गए तो उस वक्त उसको स्कॉलरशिप से वहाँ गया, फिर भी उसको कुछ पहला जो एंट्रेंस फीस और वहाँ सभी चाहते थे, इसलिए उस वक्त जलालुद्दीन ही अपनी पत्नी जोहरा के कंगन बेचकर ಬಳೆ गिरवी इಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ। कितना जो दयावान है जलालुद्दीन, ऐसा हम कह सकते हैं। बच्चों, याद रहना है, अब्दुल कलाम जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण और बदलाव किया हुआ और उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया हुआ और उनके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पिता के बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित किया हुआ एकमात्र व्यक्ति है, वह है अहमद जलालुद्दीन। अहमद जलालुद्दीन बहुत प्रभावित किए हुए व्यक्तियों में एक है। यह है अहमद जलालुद्दीन के बारे में है। मेरी बाल्यावस्था में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। से आजकल के बच्चों को पुस्तक पढ़ने के लिए कहा तो वह पढ़ते नहीं हैं, नाराजगी व्यक्त करते हैं, कोई भी पढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब्दुल कलाम को पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद था। बहुत पसंद मतलब बहुत पसंद। हमारे बच्चों को कहा तो पढ़ते रहो, डेली पढ़ते रहो, सर कितना पढ़ना है सर, ऐसा जो नाराजगी व्यक्त करते हो। लेकिन यह ज्ञात रहना है कि आपको अब्दुल कलाम जैसा बनना है। अब्दुल कलाम को पुस्तक ही दुर्लभ, वहाँ कहते हैं पुस्तक ही दुर्लभ है मेरे लिए सबसे दुर्लभ वस्तु थे पुस्तक। आजकल के बच्चों को सबसे दुर्लभ वस्तु मोबाइल कहते हैं। अब्दुल कलाम कहते थे मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तु है पुस्तक। पुस्तक उनके लिए दुर्लभ वस्तु थे। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी, आप कहिए उग्र राष्ट्रवादी STR माणिक्यम उग्र राष्ट्रवादी कह सकते हो, स्थानीय पूर्व क्रांतिकारी कह सकते हो। देश के लिए लड़ाई किए हुए, देश की आजादी के बारे में अपना योगदान दिए हुए महान जो व्यक्ति कह सकते हो। यह राष्ट्रवादी STR माणिक्यम निजी पुस्तकालय था। निजी पुस्तकालय, व्हाट डू यू मीन बाय निजी? निजी यानी पर्सनल लाइब्रेरी कहते हैं। निजी पुस्तकालय पर्सनल लाइब्रेरी कहते हैं। उनका पर्सनल लाइब्रेरी था, उसमें बहुत सारे पुस्तक थे। उनके घर में एक कमरे को ही उन्होंने लाइब्रेरी के रूप में सजा कर रखा था। बहुत सारे पुस्तक थे वहाँ। अब्दुल कलाम के लिए यह एक ब्राइटिंग लाइट की तरह रहने लगे। उनके जीवन में वह कहने लगा कि यस, यह मेरे जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं। इसलिए वह उनसे जाकर रिक्वेस्ट किया और मैं पुस्तक पढ़ना चाहता हूँ कहकर उन्होंने वहाँ के एक पुस्तक देते रहे। इस तरह उस लाइब्रेरी में रहने वाले लगभग बहुत पुस्तक जो माणिक्यम भी नहीं पढ़े थे, वह सभी अब्दुल कलाम जी ने पढ़कर रखे। निजी पुस्तकालय था जिनमें उन्होंने हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था, वहाँ से पुस्तक लेकर आया करता था। डेली पुस्तक, एक पुस्तक लेकर आया करता था। इस तरह माणिक्यम का परिचय भी देखे हैं। एक और प्रभावित किया हुआ महान व्यक्ति है, वह है उनके चचेरे भाई शमसुद्दीन कह सकते हैं। चचेरे भाई शमसुद्दीन कह सकते हैं। चचेरे भाई शमसुद्दीन में
किस तरह इनके बाल्य जीवन में प्रभावित किया उसके बारे में थोड़ा देखना है। तो बच्चों, चचेरे भाई शमसुद्दीन, दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल्य जीवन का गहरा असर पड़ा है वह है मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। वह रामेश्वरम में अकबरों के एकमात्र वितरक थे। अकबर रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह ट्रेन से पहुंचते थे जो पामबन से आती थी। हमारे जो पामबन से आती थी, इस अखबार एजेंसी का अकेला संशोधन ही चलाया करते थे। रामेश्वरम में अकबरों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी। और आपको यह याद रहना है कि यह व्यक्ति किस तरह इनके जीवन पर प्रभावित किया। बच्चों, चचेरे भाई यानी पिता के भाई के संबंधी कह सकते हैं, उनका जो वंशज कह सकते हैं। आपको कहना है तो चाचा से उत्पन्न कहते हैं, यानी चाचा का, यानी पिता के भाई के संबंधी करो ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, संबंध ಉಳ್ಳವರು, सहोदर संबंध ಉಳ್ಳವರು, जैसे पिता के भाई का बेटा। चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। शमसुद्दीन वहाँ एकमात्र पेपर वितरक थे। अब्दुल कलाम के जीवन में यहाँ भी दिन आया, उनको गरीबी बहुत सताते रहे। वह बहुत ऊंचाई तक पढ़ना चाहते थे, लेकिन पढ़ाई करने के लिए उसको पैसों की जरूरत थी। पैसों की जरूरत रहने पर खुद वह इस चचेरे भाई शमसुद्दीन के सहायता से पेपर बांटकर कुछ कमाने लगे। लोग सुबह जल्दी उठकर वह साइकिल पर चढ़कर डायरेक्टली पेपर बांटने के लिए चले जाते थे। इस तरह स्कूल में कभी देर नहीं करते थे। जैसे ही स्कूल की घंटी बजते हैं ना, स्कूल में पहुंच जाते थे। ऐसा जो डेली रूटीन अब्दुल कलाम जी के थे, जो बचपन में ही मेरी जो पढ़ाई आगे चलने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, ऐसा कह सकते हैं। यह जो चचेरे भाई शमसुद्दीन रामेश्वरम में अकबर के एकमात्र वितरक थे। यहाँ 5 मार्क के लिए एक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अकबर रामेश्वरम स्टेशन से सुबह ट्रेन से पहुंचते थे, वहाँ पामबन से आती थी। अकबर एजेंसी के अकेले आदमी थे जो शमसुद्दीन थे। वहाँ एक ही आदमी रामेश्वरम में ये सभी चलाया करते थे। यहाँ लगभग इनके हाथों से रामेश्वरम में करीब 1000 प्रतियां बिकते थे। 1000 प्रतियां वहाँ बिकते थे। इस तरह शमसुद्दीन भी उनके जीवन में बहुत गहरा प्रभाव उन पर पड़ा। मित्रगण है, मित्र सबके जो जीवन में जैसे परिवार के लोग रहते हैं, वैसे ही मित्रगण भी उनके जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़े हैं। बचपन में मेरे 3 पक्के अंतरंग दोस्त थे। मेरा जो जीवन के पक्के दोस्त कह सकते हैं, द बेस्ट फ्रेंड्स कहलाते हैं ना, वैसा फ्रेंड्स है। तो मेरा 3 फ्रेंड्स है। वह है रमानंद शास्त्री, दूसरा है अरविंदन शास्त्री, तीसरा है शिव प्रकाश। ये तीनों भी ब्राह्मण परिवार से थे। ये तीनों ब्राह्मण परिवार थे और यहाँ मुस्लिम है। अब्दुल कलाम जी मुस्लिम हैं, लेकिन यहाँ ब्राह्मण परिवार से इतना जो मतलब उनसे इतना गहरा जो रिश्ता मतलब फ्रेंडशिप कर रखा था। जब भी वहाँ बड़ा हुआ तो उनको बोला नहीं। अब्दुल कलाम के यहाँ रमानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के एक प्रधान अर्चक के रूप में कार्य किया तो, और उसके बाद में अरविंदन तो यहाँ तो अरविंदन गाइड के रूप में कार्य किया, और शिव प्रकाश और अरविंदन गाइड और एक वाहन चला के मतलब टैक्सी ड्राइवर के रूप में अपना जीवन आगे बढ़ाया। और इस तरह है इनके मित्र बेस्ट फ्रेंड्स कहलाते हैं, अरविंदन, रमानंद शास्त्री और शिव प्रकाश। तीनों ब्राह्मण परिवार के थे। रमानंद शास्त्री तो रामेश्वरम के मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटा था।
अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई लेकर इनमें किसी बच्चे ने कभी भी आपस में भेदभाव महसूस नहीं किया। धर्म अलग रह सकते हैं, फिर भी उन्होंने यहाँ धर्म के बारे में नहीं सोचा, वह केवल अपने स्टडी के बारे में ओनली सोचा। इस तरह अपना ज़िंदगी में कभी यह भेदभाव आने के लिए मौका ही नहीं दिया, ऐसा कहते हैं अब्दुल कलाम जी। इस तरह हम अब्दुल कलाम जी के पूर्ण जो बचपन के बारे में मेरा बचपन नामक पाठ में जितना दिया है उसके बारे में हम अवलोकन किए हैं। अगले क्लास में हम अब्दुल कलाम जी के इसके और भी जो ज़्यादा सा इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने वाले हैं, ऐसा कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।